वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। फोर्थ सेगमेंट ऑफ डिस्कशन में आज आप लोग हैं। एनवायरमेंट इकोलॉजी का जो टेस्ट आपने फेस किया 25-25 प्रश्नों के ये 4 डिस्कशन आपके बीच में थे। ये चौथा डिस्कशन है। सूर्यवंशम गुरुकुल और ISGS के इस ज्वाइंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी अभ्यर्थियों का फिर से बहुत बहुत स्वागत। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट, अब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM के संदर्भ में कुछ सवाल हैं, जरा देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। नंबर 1, यह पूरे भारत में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बदलने के लिए स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह बात सही है कि ये एक वैधानिक निकाय है, लेकिन ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB जैसी संस्था को बदलने के लिए नहीं विकसित किया गया है। ये किसके लिए किया गया है? पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण प्राधिकरण, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण व रोकथाम प्राधिकरण। तो यह पूरे भारत में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक वैधानिक निकाय है, यह बात तो सही है, लेकिन वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बदलने के लिए स्थापित किया गया, ये बात गलत है। किसको बदलने के लिए स्थापित किया गया? वो पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम प्राधिकरण को बदलने के लिए स्थापित की गई संस्था है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बाकी स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसके पास अपने विशिष्ट अधिकार क्षेत्र के भीतर राज्य सरकारों को बाध्यकारी निर्देश जारी करने के अधिकार हैं, तो ये बात सही है। नेक्स्ट, इसका अधिकार क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों तक सीमित है, ये बात सही है। हाल में वर्ष 2021 में इसकी स्थापना हुई। आपने अक्सर गौर किया होगा कि ठंड के मौसम में दिल्ली NCR की वायु स्थिति बहुत खराब हो जाती है, साल भर लगभग खराब रहती है। तो उस वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए यह प्रयास किया गया। करंट अफेयर से रिलेटेड है, पूरी उम्मीद है कि साल की परीक्षा में सवाल में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना। सो आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा और तीसरा सही है, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन बी यहां सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें 2 पेयर है, एक तरफ संरक्षित क्षेत्र है, एक तरफ संरक्षित क्षेत्र है और दूसरी तरफ इसके लिए प्रसिद्ध है या वहां कोई विशेषता है, उसकी बात है। चलिए पहला देखते हैं क्या है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो उड़ीसा में है ना, जो उड़ीसा में है। सीडो मेलानिस्टिक जिसे ब्लैक टाइगर भी कहा जाता है, इसके लिए एक विशेष अभ्यारण्य की स्थिति है, सुरक्षा या राष्ट्रीय उद्यान के रूप में से रखा गया, तो ये पेयर सही मैच करता है। दूसरा, होलोंगा पार अभ्यारण्य, ये असम में है, ये असम में है और ये हुलाक गिब्बन भारत में एकमात्र कपी गिब्बन बंदर से विकसित और मानव से कम विकसित एक जीव है, जिसे एप कहते हैं, कपी कहते हैं। गिब्बन की यह प्रजाति भारत की एकमात्र प्रजाति है और इसके लिए जो अभ्यारण्य बनाया गया हुलाक गिब्बन इसे कहते हैं, ये असम के होलांगा पार या होलोगापार अभ्यारण्य में है, बिल्कुल सत्य है। तीसरा, चक्रशिला वन्यजीव, ये भी असम में है। ठीक, ये अपने गोल्डन लंगूर की एक वैरायटी के लिए जाना जाता है, ये बिल्कुल सही, ये भी पेयर मैच करता है। चौथा, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये हिमाचल प्रदेश में है और ये शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जाना जाता है, ये बिल्कुल सही, ये भी सही है। इस प्रकार 4, एक राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, एक वन्य जीव अभ्यारण्य है और 2 मतलब यहाँ 2 राष्ट्रीय उद्यान है और 2 अभ्यारण्य को लिया गया है। और किस जीव या किस तरह के हैबिटेट के लिए उन्हें डेवलप किया गया आपसे पूछा गया। चारों पेयर सही, इस प्रकार केवल 1, केवल 2, केवल 3 और 4। तो यहाँ पर चारों युग्म सही हैं।
तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। इस क्वेश्चन को आगे हम लोग डिटेल कर लेते हैं, ठीक। चलिए पढ़ लेने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, समुद्री फाइटोप्लैंक्टन यानी समुद्र में जो वनस्पतियां पैदा होती हैं, समुद्री फाइटोप्लैंक्टन और प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया दुनिया की लगभग 50% ऑक्सीजन पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। ये बिल्कुल सही बात है। संख्या में असंख्य, आकार में बहुत छोटे, लेकिन प्रकाश संश्लेषण से ही ऑक्सीजन पैदा करते हैं और ये लगभग 50% ऑक्सीजन पैदा करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक। कहाँ के लिए पूछ रहा है? समुद्री फाइटोप्लैंक्टन और प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया दुनिया की लगभग 50% ऑक्सीजन पैदा करते हैं, बात सही है। दूसरा, वैज्ञानिक अवलोकन बताते हैं कि ध्रुवीय बर्फ का पिघलना बड़े पैमाने पर द्रव्यमान पुनर्वितरण मास रीडिस्ट्रीब्यूशन का कारण बन रहा, जो कि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष का थोड़ा स्थानांतरित करने से पृथ्वी अपनी धुरी पर थोड़ा सा परिवर्तित हो गई है और इसकी वजह से जो हमारे ध्रुवीय बर्फ हैं उसके पिघलने की प्रक्रिया बढ़ रही है। मास डिस्ट्रक्शन भी हुआ, सनरेज का उस पर प्रभाव भी पड़ रहा है। ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। ये बताती है कि अब ध्रुवों पर बर्फ के पिघलने का एक कारण पृथ्वी के ध्रुव के घूर्णन अक्ष में हुए परिवर्तन को जिम्मेदार माना गया। ये एक फैक्टर है, एकमात्र फैक्टर नहीं, लेकिन ये फैक्टर भी ध्रुवीय बर्फ को पिघलाने के लिए आवश्यक माना गया, तो ये भी सही है। तीसरा, सिगरेट फिल्टर, जिन्हें अक्सर कागज या कपास समझने के लोग भूल करते हैं, बेसिकली सेलुलोज एसीटेट से बने होते हैं, जो एक प्रकार के प्लास्टिक का ही एक रूप है। ये बात भी सही है। इस प्रकार ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तीनों स्टेटमेंट डी ऑप्शन में बताया गया, इसलिए 78 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 जब हम देखते हैं तो ये क्या कह रहा है, किस तरह के प्रश्नों की श्रृंखला के रूप में, जरा उसे भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। चलो अब यहां पर बात करते हैं, इसमें स्टेटमेंट 1 2 3, अब मेरे ख्याल से एक आध और स्टेटमेंट इसमें है। यस, इसमें कुल 4 स्टेटमेंट्स हैं। मैं आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। जैविक विविधता, बायोडायवर्सिटी से सवाल है। जैविक संसाधनों तक पहुंच और उनसे जुड़े ज्ञान और लाभों का उचित एवं सामान्य साझाकरण विनियमन 2025, ये करंट से रिलेटेड विषय है। तो जैव विविधता विनियमन 2025 के संदर्भ में आपसे एक सवाल पूछा गया। करंट अफेयर्स के बेस पर जो सवाल बनते हैं उसको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि नॉर्मली आपके कॉन्सेप्ट से मैच नहीं करते, है ना। ठीक है, नंबर 1, यह विनियमन एक टर्नओवर आधारित लाभ साझाकरण मॉडल पेश करता है, जहां ₹5 करोड़ से कम वार्षिक टर्नओवर वाली संस्थाओं को लाभ साझा करने से छूट दी गई है। ये बात सही है। स्मॉल स्केल पे काम करने वाले बिजनेस से संबंधित अगर कोई प्रॉफिट कमा रहा है इस प्रक्रिया से, तो उसे साझा करने की जरूरत नहीं, जिससे कि उन्हें प्रोत्साहन मिले। ये बात सही है। दूसरा, डिजिटल अनुक्रम सूचना DSI को अब स्पष्ट रूप से आनुवंशिक संसाधनों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है, जो जैविक विविधता पर कन्वेंशन के COP16 के परिणामों के अनुरूप है। ये बात बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है। तीसरा, खेती किए गए औषधीय पौधों को मंत्रालय से किसी विशिष्ट अधिसूचना की आवश्यकता के बिना डिफॉल्ट रूप से विनियमन की छूट प्रदान की गई। ये बात गलत है। औषधीय पौधों को प्राथमिक रूप से खेती करने में बढ़ावा देने का प्रयास तो सरकार करती है, लेकिन डिफॉल्ट यानी किसी तरह की कोई गड़बड़ी या इसमें होने वाले खरीद फरोख्त से कोई छूट प्रदान की गई हो कि आप कोई औषधि पौधा पैदा कर लें, कैसे भी बेच लें, खरीद लें, इस तरह तो जितने भी ड्रग्स से रिलेटेड पौधे हैं सब ऑफिशियली लोग पैदा करेंगे, विनियमन करेंगे, उन्हें छूट मिल जाएगी। नो, ये स्टेटमेंट गलत है। तो खेती किए गए औषधीय पौधों को मंत्रालय से किसी विशिष्ट अधिसूचना की आवश्यकता के बिना डिफॉल्ट रूप से विनियमन की छूट दी गई, बात गलत है। हाँ, अगर कोई विशिष्ट अधिसूचना सरकार के द्वारा जारी की जाए तो उसमें छूट मिल सकती है।
इस प्रकार ये स्टेटमेंट थर्ड गलत हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट देखें क्या कहता है, लाल चंदन और चंदन जैसे उच्च मूल्य वाले संसाधनों के लिए नीलामी या बिक्री से प्राप्त आय का न्यूनतम 5% साझा किया जाना चाहिए, जो व्यावसायिक शोषण के मामले में 20% तक बढ़ सकता है। बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड संरक्षण के लिए संसाधनों तक पहुंचे, उसके ज्ञान और लाभ का साझाकरण किया जा सके, इसके लिए 2025 में जो संशोधन हुए उसमें एक संशोधन ये महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देने योग्य है। इस प्रकार चौथा भी कथन सही है। तो कुल 4 स्टेटमेंट वाले इस प्रश्न में एक तीसरे नंबर का स्टेटमेंट गलत है। तो कुल 3 स्टेटमेंट इसमें सही अब ढूंढना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, केवल 4 सॉरी यानी सभी 4। तो केवल 3 स्टेटमेंट सही है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लेकर के लगातार चर्चा में विषय बने रहते हैं। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, नहीं करता, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो साहब। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत उद्योगों के लिए अपने कार्बन उत्सर्जन की भरपाई करने हेतु एक अनिवार्य बाजार आधारित तंत्र है। ये अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक है। बस यही गलती यहां पर है। ठीक, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है वो एक अनिवार्य बाजार आधारित तंत्र है, और फैक्ट यह है कि स्वैच्छिक बाजार आधारित तंत्र के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक, चलो साहब दूसरा देखें। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत संस्थाओं द्वारा अपने प्रतिपूरक वनीकरण कंपेंसेटरी जो अफोर्टेशन दायित्वों को पूरा करने के लिए ग्रीन क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। ये बात सही है। सी, जबकि जीसीपी यानी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का आधिकारिक अनावरण दुबई में COP28 में किया गया था। वह बुनियादी आंदोलन जिससे यह जुड़ा है उसे मिशन लाइफ जो ग्लासगो के COP26 में पेश किया गया था। यह बात भी सही है। इस प्रकार ये तीसरा स्टेटमेंट भी हमको इसमें सही दिखाई देता है। ठीक ना। चलो साहब अब बात करते हैं चौथे स्टेटमेंट की। ग्रीन क्रेडिट कार्ड विशेष रूप से वृक्षारोपण और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना के लिए दिए जाते हैं, जिसमें अपशिष्ट प्रबंधन या वायु प्रदूषण में कमी जैसी गतिविधियां शामिल नहीं है। वृक्षारोपण और पारिस्थितिक पुनर्स्थापना के लिए तो दिया ही जाता है, और भी बहुत सारे आयामों को इसमें समेटा गया है, जिसमें वायु प्रदूषण की कमी करना या अपशिष्ट प्रबंधन की कमी करना जैसी चीजें भी शामिल हैं। तो आधा स्टेटमेंट तो सही है, आधा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए स्टेटमेंट गलत। इसमें 2 स्टेटमेंट हमारा सही हो गया और पहला और चौथा स्टेटमेंट गलत हो गया। अब हम अपने विकल्प को देखें। केवल 1 सही है, केवल 2, केवल 3, केवल 4। तो केवल 2 विकल्प इसमें सही थे, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, माइक्रोप्लास्टिक को लेकर के यहां हमसे सवाल पूछा गया और ये अक्सर चर्चा में रहता है। हाल में इसको लेकर के नई रिपोर्टिंग्स आई हैं, उस रिपोर्टिंग से हमसे सवाल पूछा गया, जरा उसको हमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। चलो साहब, पहला स्टेटमेंट क्या है, माइक्रोप्लास्टिक्स के विपरीत एक वैश्विक स्तर पर मानकीकृत सार्वभौमिक समझौता है। माइक्रोप्लास्टिक को लेकर कोई मानकीकृत सार्वभौमिक समझौता आज तक नहीं हुआ, यानी किसी माइक्रोप्लास्टिक माना जाए इसको लेकर कोई वैश्विक मानक आज तक तय नहीं हुआ। यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन जैसे साझा संगठनों के कुछ मानक विचार माने गए हैं, और ये माना गया कि लगभग 5 मिलीमीटर से कम आकार के प्लास्टिक को माइक्रोप्लास्टिक माना जाए। तो पहला तो ये मानकीकृत सार्वजनिक समझौता है, सार्वभौमिक समझौता ऐसा नहीं है। और इनका कहना है कि ये जो समझौता है वो माइक्रोप्लास्टिक को 1 मिलीमीटर से कम लंबाई वाले कण मानता है, ये भी गलत है। इसकी जगह 5 मिलीमीटर से कम आकार होना चाहिए। तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? नो। आंसर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। गलत क्या है इसमें?
पहली बात तो ये मानकीकृत सार्वभौमिक कोई समझौता नहीं है, यानी कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं है माइक्रोप्लास्टिक के साइज को लेकर के। दूसरा, जो साइज यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के संगठन के द्वारा दिए भी गए वो 5 मिलीमीटर से कम आकार के हैं, न कि 1 मिलीमीटर से कम आकार के। इसलिए कथन में दिए गए दो विषय दो के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट, दूसरा, प्राइमरी या प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक वो हैं जो बोतलों और बैग जैसे बड़े बड़े प्लास्टिक उत्पादों के वायुमंडलीकरण, अपक्षय और क्षरण के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ये भी गलत है। कारण, ये प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक के बारे में नहीं कह रहा है, ये द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक के बारे में कह रहा है। ये द्वितीयक यानी सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक के बारे में है। इस प्रकार ये जो डेफिनेशन है ये द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक का है, जबकि इसे प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक बता करके दिया गया, इसलिए ये गलत है। ठीक है, चलो तीसरा देखते हैं। दक्षिण कोरिया में हालिया वैज्ञानिक प्रगति के कारण एक ऐसी जल शोधन प्रणाली विकसित हुई है जो 10 सेकंड से भी कम समय में 99.9% माइक्रोप्लास्टिक को छानने में सक्षम है। आजकल नैनो टेक्नोलॉजी का जो दौर चल रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी और कुछ एडवांस फिल्टर टेक्निक जैसी चीजों का इस्तेमाल करके ऐसे सफल परिणाम वैज्ञानिकों ने दर्ज कराए हैं, इसीलिए ऑप्शन दिया गया और ये सही भी है। नेक्स्ट, माइक्रोप्लास्टिक्स मानव रक्त प्रवाह और ऊतकों में प्रवेश करते हैं, हालांकि उनके दीर्घकालिक जैविक प्रभाव निरंतर शोध का विषय बने हुए। माइक्रोप्लास्टिक, हमने प्लास्टिक यूज किया, आप कूड़े में फेंक देते हो, आपको लगता है आप बच गए, ये आपका पीछा नहीं छोड़ता, ये लंबे समय तक वातावरण में रहता है। बारिश हुई, नालियों में पानी आ गया, उस प्लास्टिक का बहुत छोटा सा कण 1 से 5 मिलीमीटर साइज का पानी में बह करके नाले में, नाले से नदियों में, नदियों से समुद्र में पहुंच रहा है और ये इवेपोरेट होता है, फिर वर्षा जल से आ जाता है। नदियों के माध्यम से जब ये आता है तो हम जो साफ सफाई करके पानी फिल्टर करके यूज करते हैं उससे भी माइक्रो प्लास्टिक आ रहा है। हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उस बॉटल को बनाने वाला बहुत जल्दी और बहुत सफाई से नहीं धुलता, तो उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पेट में चला गया, पेट से वो अवशोषित हो जाता है आंतों में और वहां से खून में आ जाता है। और ध्यान से सुनिए, गर्भवती माओं के अंडों में यह पहुंच जाता है। जो बच्चा अभी वायुमंडल में नहीं आया, मां के गर्भ से बाहर नहीं आया, उसके ब्लड फ्लो में भी माइक्रोप्लास्टिक्स दर्ज किए जा चुके हैं। राइट, अब उसी के कंटेक्स्ट में ये स्टेटमेंट है कि जो माइक्रोप्लास्टिक है मानव रक्त प्रवाह ऊतकों में प्रवेश करते हैं, बात सही है। हालांकि उनके दीर्घकालिक जैविक प्रभाव क्या होंगे इस पर अभी बहुत रिसर्च नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इस तरह से 4 स्टेटमेंट माइक्रोप्लास्टिक हैं, 2 गलत हैं और 2 सही है। 2 गलत हैं तो क्यों हैं और 2 सही हैं तो क्यों हैं, वो हमने समझने की कोशिश की। इसके आधार पर हमारा जो विकल्प उत्तर का बना, केवल 2 इसमें से सही है, तीसरा और चौथा सही था, इसलिए आंसर बी हमारा सही हो गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, प्लैनेटरी बाउंड्रीज को लेकर के हमसे सवाल पूछा गया है ना, कि प्लैनेटरी बाउंड्रीज क्या है। प्लैनेटरी बाउंड्री जो अक्सर समाचारों में रहने वाला एक ढांचा है के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, यह 9 महत्वपूर्ण पृथ्वी प्रणाली प्रक्रियाओं के आधार पर मानव के लिए एक सुरक्षित परिचालन स्थान, एक सेफ ऑपरेटिंग स्पेस को परिभाषित करता है। ठीक है, प्लैनेटरी बाउंड्रीज की परिभाषा सही है। दूसरा है, हालिया रिपोर्टों जो SOE 2026 के अनुसार मानवता ने इन सीमाओं में से आधे से अधिक का पहले ही उल्लंघन कर दिया है। बिल्कुल सही है, यानी मानव को अपना सुरक्षित जीवन जीने के लिए जो मानवता के लिए एक परिभाषित परिचालन स्थान बनाया गया है उसमें से आधे से ज्यादा का तो हम इंक्रोचमेंट पहले ही कर चुके, रिपोर्ट बताती है। महासागर अम्लीकरण और वायुमंडलीय एरोसोल लोडिंग पहचानी गई 9 सीमाओं में से 2 हैं। हमें अपने वायुमंडल को सुरक्षित रखना चाहिए, हम इंक्रोच कर चुके हैं। हमें अपने महासागरों को उसकी जो एसिडिटी या बेसिकनेस या उसकी क्षारीयता और अम्लीयता का जो संतुलन है उसमें भी हम छेड़छाड़ कर चुके हैं। और मानव को जिंदा रहने के लिए जो 9 महत्वपूर्ण चीजें बताई गई उसमें से ये 2 चीजें शामिल हैं।
इस प्रकार ये तीनों ही स्टेटमेंट सही। इस प्रकार से सभी तीन विकल्प यहां पर सभी तीन स्टेटमेंट सही हैं, तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 हमारे सामने। 83 में दो स्टेटमेंट हैं और इन दोनों स्टेटमेंट्स के स्टेटस पर आपसे सवाल पूछा गया है, आपको बताना इसमें क्या सही है क्या गलत है। चलो साहब, कार्बन फर्टिगेशन को पर्यावरणीय प्रभावों को कम करते हुए फसल की उपज बढ़ाने का एक स्थायी तरीका माना जाता है। कार्बन का हम जब फर्टिगेशन करते हैं, रीयूज करते हैं, तो ये पर्यावरण में इसके प्रभाव कम होते हैं और फसल की उपज बढ़ाने का ये एक तरीका है। ये बात सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, सिंचाई के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड या ह्यूमिक एसिड के साथ संवर्धित करने से प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा मिल सकता है और मिट्टी की धनायन विनिमय क्षमता यानी कैटन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है में कैटायन जो एक्सचेंज कैपेसिटी में सुधार होता है। ये बात न सिर्फ सही है बल्कि यही तो कार्बन फर्टिगेशन सिस्टम है। इस प्रकार कथन एक भी सही है, कथन दो भी सही है और कथन दो कथन एक की व्याख्या भी कर रहा है। ये ऑप्शन हमें मिलता है ए में। कथन एक और कथन दो दोनों ही सही है, कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है, तो ए विकल्प आपका सही हो गया। इसको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मानकर चलिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। अब हम ग्लोबल लेवल पर जो एनर्जी गवर्नेंस को लेकर के विषय वस्तु चर्चा में रही है, हम उस विषय को समझने की यहां पर कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बात को समझते हैं। पहला क्या विषय हमारे सामने है और उस विषय की चर्चा क्या है। भारत और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा शासन, एनर्जी गवर्नेंस की बात हो रही है। भारत को और विश्व के स्तर पर ऊर्जा शासन और दक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड सभी वाणिज्यिक भवनों पर लागू होता है। यह बात गलत है, तो फिर सही क्या है। सभी वाणिज्यिक भवनों पर नहीं लागू होता, बड़े स्केल के बड़े स्तर के वाणिज्यिक भवन, उदाहरण कोई मॉल हो सकता है या कोई अस्पताल हो सकता है। आगे देखते हैं क्या विशेषता है। ऊर्जा संरक्षण भवन सभी वाणिज्यिक भवनों पर लागू होता है, चाहे उनका कनेक्टेड लोड या अनुबंध मांग जो बिजली की सप्लाई का है कुछ भी हो। यह भी गलत है। एक्चुअली उनका लोड 100 से 125 किलोवाट होना चाहिए, ठीक, वाट फॉर डब्ल्यू। तो 100 से 125 किलोवाट जैसे बड़े वाणिज्यिक भवन जो है उन्हीं पर ऊर्जा संरक्षण भवन कोड लागू होता है, न कि सभी वाणिज्यिक भवनों पर। इस दृष्टिकोण से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, जबकि अब ये कोई डिकोडिंग वर्ड है जो मेरे टीम मेंबर्स, मैं एक बार देख लेता हूँ वर्ड्स अगर कहीं है सुरक्षित बन पाया हो, क्योंकि ओरिजिनल भी पेपर मेरे पास है तो मैं एक बार उसकी चर्चा कर लेता हूँ। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की यहां बात हो रही है। ये वर्ड है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, जबकि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक राष्ट्रीय मानक के रूप में कार्य करता है। भारत में व्यक्तिगत राज्यों के पास अद्वितीय क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप कोड को संसाधित करने का लचीलापन है। ये बात सही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1970 के दशक की शुरुआत के तेल संकट की प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी और यह OECD के ढांचे के तहत संचालित होता है। यह बात भी सही है। ECBC मानदंडों के अनुपालन करने वाले वाणिज्यिक भवनों में 50% ऊर्जा की बचत होने का अनुमान है। अगर इस मानदंडों का पालन किया जाए तो यह भी बात सही है। इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें से एक कथन गलत था।
बाकी 3 कथन इसमें से सही है, ठीक ना। तो कौन से कथन के हिसाब से विकल्प हमारा क्या बनता है? केवल 1, केवल 2, केवल 3। इसमें 3 विकल्प सही थे, पहला वाला गलत था, 3 सही थे, तो विकल्प सी आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ते हैं, जिससे हम बात को समझ पाए। यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट, ओके, यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के संदर्भ में जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और जलवायु नीति में चर्चा का एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैनेजमेंट का प्राथमिक कार्यात्मक उद्देश्य कार्बन लीकेज को रोकना है। ऐसी स्थिति जहां कंपनियां कार्बन गहन उत्पादन को कम सख्त उत्सर्जन नियमों वाले देशों में स्थानांतरित करती हैं। तो क्या क्वेश्चन नंबर 85 का यह कथन सही है? यस। दूसरा, यह तंत्र उनके उत्पादन के दौरान उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन के आधार पर आयात पर शुल्क लगाकर एक समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है, यह भी सही है। तीसरा, CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है यूरोपीय ग्रीन डील का एक अभिन्न अंग है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 1990 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 100% की कमी करना है। ये गलत है, ठीक, हाँ ये गलत है। तो कितना कम करना है? तो ये लक्ष्य 30% से 50% के बीच में बनाया गया। अगर आपको एग्जैक्ट हमें ऑप्शन ही लिखना हो कि सब कितने परसेंट इसमें कम करने को कहा गया, तो 55% का इसमें लक्ष्य है, ठीक ना। तो हम एग्जैक्ट आपको ऑब्जेक्टिविटी से लिख देते हैं। अब पूछ ले कभी अगर अगले एग्जाम में कि कार्बन उत्सर्जन में 100% की कमी किस वर्ष तक लाना है, तो 2050 तक। यहां गलती से 2050 का लक्ष्य लिखा गया, जबकि टारगेट 2030 का पूछा गया। तो 2030 तक 1990 की तुलना में कितना प्रतिशत कम करना है? 55%। 1990 की तुलना में 2050 तक आते थे 100% की कमी करनी। इस प्रकार ये कथन गलत हो गया और ये 2 स्टेटमेंट इसमें सही हो। इसके आधार पर अगर हमें क्वेश्चन देखना हो तो इसमें केवल 2 हमारे सही हैं, केवल 2 का विकल्प बी विकल्प हमें दिखा रहा है। ठीक, चलिए अब ग्रीन क्रेडिट को लेकर के एक कथन हमसे पूछा गया। इस ग्रीन क्रेडिट के कथन पर हम चर्चा कर लेते हैं कि ग्रीन क्रेडिट जो कथन है वो क्या कह रहा है और उसका एक्चुअल मीनिंग या मतलब हमसे क्या निकलता है, ठीक ना। चलिए बात करते हैं। पहला कथन कह रहा है, ये किस पर सवाल है? लेटेस्ट करंट अफेयर्स का विषय है, ग्रीन क्रेडिट नियम 2025। कथन ये कहता है, संशोधित कार्यप्रणाली के तहत कारपोरेट भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वृक्षारोपण परियोजना के पूरा होने पर तुरंत ग्रीन क्रेडिट जारी किए जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। पेड़ लगाने के बाद उसका मूल्यांकन एक संस्था, मानकीकृत संस्था के द्वारा किया जाता है। उसके परिणाम और प्रभाव का आकलन, मूल्यांकन व विश्लेषण करने के बाद ग्रीन क्रेडिट जारी किए जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि कथन 1 गलत है। कथन 2 क्या कह रहा है? 2025 के नियम क्रेडिट उत्पन्न होने से पहले न्यूनतम 40% कैनोपी घनत्व, कैनोपी कहते हैं जो पौधे का विस्तार क्षेत्र है या पेड़ पौधों का जो विस्तार क्षेत्र है। तो 2025 के नियम क्रेडिट उत्पन्न होने से पहले न्यूनतम 40% कैनोपी घनत्व और वृक्षों की अनिवार्य 5 वर्षीय उत्तरजीविता, केवल पेड़ लगा देने से नहीं मिलेगा, 5 वर्ष तक पेड़ जिंदा भी रहने चाहिए। 5 वर्षीय उत्तरजीविता अवधि की आवश्यकता के माध्यम से मात्रा से अधिक गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हैं। ये बात सही है। इस तरह कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। तो कथन 1 गलत और कथन 2 सही कहां आएगा? डी में। तो हमारा विकल्प क्या इसमें सही हो जाएगा? डी। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर डी हमारा सही हो जाएगा, जिसके अनुसार पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। चलिए साहब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA का फुल फॉर्म। NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक संवैधानिक निकाय है, ये बात गलत है, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक प्राधिकरण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। ये एक संवैधानिक नहीं वैधानिक निकाय है। दोनों में अंतर क्या होता है? वैधानिक निकाय, ये पॉलिटी का भी सवाल है। यदि कोई चीज संविधान में वर्णित हो, संविधान में प्रदत्त हो, तो हम उसे संवैधानिक निकाय या संस्था कहते हैं। लेकिन जो भी संस्था किसी संसदीय व्यवस्था के तहत अधिनियम या नियमों के द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें हम वैधानिक निकाय कहते हैं। तो NTCA एक वैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट बात करें, NTCA की संरचना में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री दोनों शामिल होते हैं, ये बात सही है। इस निकाय को संसदीय निरीक्षण सुनिश्चित करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है, यह भी बात सही है। NTCA के मुख्य अधिदेशों में से एक वन्य जीव संरक्षण के अलावा स्थानीय समुदायों के आजीविका हितों को संबोधित करना है, यस, ये भी सही है। इस तरह 2025 का एक करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके सामने है। मेरे दृष्टिकोण से आप इसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलिएगा। मैं मार्क करता चल रहा हूं, परीक्षा में अगर ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो ये पहले से आपको मैं एक अवेयरनेस अलर्ट जारी करता हूं। ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। इसमें 3 विकल्प सही है, एक गलत है, तो इसमें केवल 3 विकल्प का ऑप्शन कहां है? सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 हमसे क्या पूछना चाह रहा है और आपको उत्तर देते समय इसमें क्या सावधानी बरतनी उसे आपको समझना है। भारत में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, अभी बात चल रही थी, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और पर्यावरणीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक बाजार आधारित तंत्र है जहां कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के पूरक के रूप में मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के माध्यम से ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न किए जाते हैं। यहाँ ग्रीन हाउस गैस की जगह पर विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी को ही आधार रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए हमारे उत्तर में जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या है? वो गलत हो जाएगा। दूसरा, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत उत्पादों की इको मार्क लेबलिंग व्यापार योग्य क्रेडिट अर्जित करने के लिए पात्र 8 पहचाने गए क्षेत्रों में से एक है, ये बात सही है। इको मार्क उन 8 पहचाने गए लेबल में से एक है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद कार्यक्रम के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नामित प्रशासक के रूप में यह कार्य करती है, यह बात बिल्कुल सही है। यही वो संस्था है भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद। मैंने भी पिछला क्वेश्चन लिया था ना, ये जो ग्रीन क्रेडिट जारी करने वाला क्वेश्चन लिया था ना कि तुरंत जारी कर दिए जाते हैं, तुरंत नहीं जारी किए जाते हैं, इसको इसी भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के मानकीकृत रूप के द्वारा ही वो जारी किया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। चौथा, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में भागीदारी सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के लिए उनके कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनिवार्य है। ठीक, ये कथन जहां पर स्टेटमेंट दिया गया कि अनिवार्य है, ये अनिवार्य नहीं है। इसकी भागीदारी कैसी है? स्वैच्छिक है। इसकी स्वैच्छिक भागीदारी ना कि अनिवार्य है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया।
ये स्टेटमेंट गलत हो गया और ये दोनों सही हो गया। तो दो विकल्प इसमें सही हैं और दो विकल्प गलत हैं। तो कितने विकल्प सही हो गए साहब? दो विकल्प इसमें सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हम कथन आधारित क्वेश्चन ले लेते हैं। सभी कंपोस्टेबल प्लास्टिक, कंपोस्टेबल प्लास्टिक किसे कहते हैं? ऐसे प्लास्टिक जो सड़ गल करके खाद में परिवर्तित हो जाए, मिट्टी में मिल जाए, उन्हें कंपोस्टेबल प्लास्टिक कहते हैं। सभी कंपोस्टेबल प्लास्टिक अनिवार्य रूप से पौधों पर आधारित होते हैं। अनिवार्य रूप से पौधों पर आधारित होते हैं, ये बात गलत है। उन्हें पेट्रोलियम स्रोतों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह भी बात गलत है। सभी पौधों से प्राप्त किए जाए ये अनिवार्य नहीं है। दूसरा, पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट के रूप में भी अब ऐसे हम डिसॉल्व होने वाले प्लास्टिक या घुलकर मिट्टी में मिल जाने वाले प्लास्टिक भी तैयार कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? कथन पहला गलत हो गया। दूसरे कथन की बात कर लें। कंपोस्टेबल प्लास्टिक को बिना किसी दृश्य या जहरीले अवशेष छोड़े कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और बायोमास में विघटित हो जाना चाहिए। बात सही है। जैसे मैंने अभी ऊपर डिफिनेशन बताई ना कि कंपोस्टेबल प्लास्टिक किसको कहते हैं? बिना कोई दृश्य यानी दिखाई देने वाले जहरीले अवशेष छोड़े, या तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में, पानी के रूप में या बायोमास के रूप में अगर विघटित हो जाएं तो वो कंपोस्टेबल प्लास्टिक है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही, पहला स्टेटमेंट गलत। ये बात कहानी का पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलो और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, संशोधित वन संरक्षण दिशा निर्देश 2026, लेटेस्ट इसी वर्ष का सवाल। संशोधित वन संरक्षण दिशा निर्देश 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर तीन स्टेटमेंट हमारे सामने दिए गए हैं, हमें देखना है इसमें से कौन सा सही है और कौन सा इसमें से गलत है। ठीक है ना? चलो साहब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस सवाल को भी ले लेते हैं। ये सवाल अपने तीन विकल्पों के साथ हमारे सामने है। कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प गलत है, उससे देखते हैं। ये दिशा निर्देश अब गैर सरकारी और निजी संस्थाओं को निम्नीकृत वन भूमि, डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड की बहाली में भाग लेने की अनुमति देते हैं। नया वन संरक्षण निर्देश से कह रहा है कि अगर चाहें तो गैर सरकारी और निजी संस्थान भी अब निम्नीकृत वन भूमि को बहाल करने में, यानी जहां वन खराब हो रहे हैं, विनष्ट हो रहे हैं, उनको बहाल करने में भूमिका निभा सकते हैं। पहले ये रेस्ट्रिक्टेड लैंड होता था, ये चेंज है। यानी सरकारी प्रयासों के साथ साथ गैर सरकारी संस्थाएं और निजी लोग भी अब सहयोग कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। वेरी इंपॉर्टेंट रखना इस क्वेश्चन को इस साल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, वन भूमि पर निजी संस्था द्वारा की जाने वाली किसी भी वृक्षारोपण गतिविधि को अब वानिकी गतिविधि के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है, जिससे इसे प्रतिपूरक वनीकरण, कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन की आवश्यकता से छूट मिल गई है। यह बात भी सही है। तीसरा, ऐसी वन भूमियों का स्वामित्व और प्रबंधन नियंत्रण 30 वर्षों के पट्टे की अवधि के लिए निजी संस्था को हस्तांतरित किया जा सकता है। पूरी तरह गलत है। जो वन क्षेत्र है उसका प्रबंधन केवल और केवल राजकीय संस्थाएं ही कर सकती हैं। ये दोनों स्टेटमेंट वनों के सुधार, वनों के पुनर्विकास, उसके संरक्षण में निजी तत्वों की भूमिका को बढ़ावा तो देते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से उसके प्रबंधन का अधिकार नहीं देते हैं। वो केवल और केवल राजकीय संस्थाएं करेंगे। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत। दो स्टेटमेंट सही है, तो इसमें केवल एक और दो स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो 90वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, COP30, ये भी करंट से रिलेट करके एक सवाल है आपके सामने, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे जिससे हम बात का उत्तर समझ सके इसमें कौन सी बात सही है। COP30 सम्मेलन में प्रस्तावित प्राकृतिक समाधान, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन और न्याय संगत ऊर्जा संक्रमण
के संदर्भ में भारत किस रणनीति को अपनाकर जलवायु लक्ष्यों और सतत विकास को संतुलित कर सकता है? पहला, केवल कोयला और जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहना और नवीनीकरण ऊर्जा पर ध्यान न देना, यह पूरी तरह से गलत है। केवल शहरी वृक्षारोपण और हरित भवन, केवल शहरी वृक्ष हरित भवन परियोजनाओं पर ध्यान देना बिल्कुल गलत है। वन संरक्षण, मृदा संरक्षण, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा का समन्वित उपयोग करते हुए आर्थिक विकास और जलवायु लक्ष्यों का संतुलन बनाना, ये अभी तक के 3 में तो काफी बेहतर है। चौथा भी विकल्प देख लो, फिर समझते हैं। केवल अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं में योगदान देना लेकिन राष्ट्रीय नीति में कोई बदलाव न करना, बकवास पॉइंट है। तो बहुत आसान सा प्रश्न था। अगर थोड़ा भी एनवायरमेंट इकोलॉजी की समझ आपको है तो ऐसे प्रश्न को बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं। COP30 सम्मेलन में ये 2 लक्ष्य की बातें हैं। प्राकृतिक समाधान कैसे होगा, न्याय संगत ऊर्जा का संक्रमण कैसे होगा, तो इन प्रयासों से यह किया जा सकता है। ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन इन ऑल अबव। 4 में से ये सी सबसे बेहतर है। तो आपका उत्तर 91 प्रश्न का क्या हो गया? सी। अब हम बात करते हैं 92 के बारे में। निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार कीजिए। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कनोएट, जिसको PHAs कहा जाता है, पॉलीलैक्टिक एसिड PLA, थर्मोप्लास्टिक स्टार्च TPS और सेलोफेन, ये 4 चीजें हैं। क्या है भाई? देखो, उपरोक्त में से कितने को जैव निम्नीकरण, बायोडिग्रेडेबल और जैव आधारित पॉलीमर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? अब ये शब्द है ना, जैव निम्नीकरण या बायोडिग्रेडेबल, ऐसे पदार्थ जो अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीवों के द्वारा तोड़कर पुनः मिट्टी में मिलाए जा सकते हों, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जिन्हें सूक्ष्म जीव अपघटित करने में सक्षम हो वो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। क्योंकि प्रकृति में अगर प्रदूषण होता है तो इसी वजह से होता है। ऐसे पदार्थ जिनको ये सूक्ष्म जीव अपघटित नहीं कर पाते, जैसे प्लास्टिक, एल्युमिनियम के इन तमाम तरह के रसायन, ये लंबे समय तक हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। आपसे पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कितने को हम बायोडिग्रेडेबल मान सकते हैं? ये 4 के चारों बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए आपका विकल्प सभी 4 हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। लांटाना कमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर एग्जामिनेशन। अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। लांटाना कमारा के संदर्भ में जो 2025-26 की संरक्षण रिपोर्ट आई है में अक्सर उल्लेखित एक आक्रामक प्रजाति के रूप में से दर्ज किया गया है। निम्नलिखित पर विचार करिए। इसमें कितनी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो सही हैं या गलत हैं, ये आपको ढूंढने की कोशिश करना है। ठीक है ना? कितने क्वेश्चन इसमें से सही हो सकते हैं, इसे आपको समझने की कोशिश करना है। चलिए, स्टेटमेंट 1, यह वर्तमान में भारत के लगभग 50% वन और झाड़ीदार भूमि पर कब्जा कर चुका है। यह बात बिल्कुल सही है। पहले के क्वेश्चन में मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं। दूसरा, यह देसी घासों की वृद्धि को दबा देता है, जिससे जंगली खुर वाले, तो क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, चलो चर्चा दोबारा कर देते हैं। यह देसी घासों की वृद्धि को दबा देता है, जिससे जंगली खुर वाले जानवरों यानी शिकार आधार की आबादी में गिरावट आती है। यह भी बात सही है। लांटाना के प्रसार को मध्य भारत में मानव बाघ संघर्षों की बढ़ती आवृत्ति के लिए एक प्रत्यक्ष चालक के रूप में उद्धृत किया गया है। जब घास भारत के प्राकृतिक घास को ढक लेगी तो घास को चरने वाले चौपाया शाकाहारी जानवर या तो क्षेत्र को छोड़कर चले जाएंगे या विनष्ट हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में बाघ का जो भोजन है वो यही चौपाया शाकाहारी जानवर है। जब कभी उसके प्राकृतिक आवास से ये शिकार होने वाले जीव चले जाते हैं तब वो मानव बस्तियों की ओर आ सकता है और इससे मानव और बाघ के बीच में संघर्ष की संभावना हो सकती है। इसी बात को तो इस पॉइंट में लिखा गया, तो ये भी सही है। इस तरह 3 स्टेटमेंट पूछा, सभी 3 के 3 यहां पर आपको सही पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रखिएगा इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए 94,
भारतीय उड़ने वाली लोमड़ी इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के संदर्भ में जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सभी अनुसूचियों के तहत वर्मीन प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह गलत है, वर्मीन प्रजाति से हटा दिया गया। ठीक, वर्मीन प्रजाति से जब हटाया जाता है, संरक्षण की प्रक्रिया दी जाती है, उसका प्राकृतिक रूप से शिकार संभव नहीं होता, इस तरह के आधार बनते हैं। तो स्टेटमेंट जस्ट उल्टा है, वर्मीन के रूप में वर्गीकृत नहीं गया, वर्मीन प्रजाति के रूप से इसे हटा दिया गया। नेक्स्ट, यह वन पारिस्थितिकी तंत्र में बीज प्रसारक और परागण के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बात सही है। यह एक निशाचर स्तनपायी है जिसमें कई अन्य चमगादड़ प्रजातियों के विपरीत इकोलोकेशन की क्षमता का अभाव पाया जाता है। नॉर्मली ये प्रक्रिया हमें देखनी, ये तो गलत है, ये पहला स्टेटमेंट हमें इसमें गलत दिखाई देता है। तो नॉर्मल कोर्स में आप देखोगे, जब हम चमगादड़ की प्रजातियों को देखने की कोशिश करते हैं तो उनके पास कुछ विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं, है ना। हाँ, उसमें विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं और तब हम इन चीजों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो इसमें जो उड़ने वाली लोमड़ी इंडियन फ्लाइंग फॉक्स का जो संदर्भ है वो एक खास तरह के चमगादड़ के लिए कहा जाने वाला वर्ड है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, 2 सही है, तो उसमें केवल 2 विकल्प सही हैं, तो विकल्प बी हमारा सही होगा 94 में। अब हम लेते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। बायो सीएनजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायो सीएनजी लगभग 95% की मीथेन शुद्धता प्राप्त करने के लिए बायोगैस को शुद्ध करके प्राप्त की जाती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को हटाए जाने का बायो सीएनजी का कैलोरी मान कच्चे बायोएनजी की तुलना में काफी कम होता है। यह उल्टा है, काफी अधिक होता है। तो इस हिसाब से क्या होगा, ये गलत हो जाएगा और ये स्टेटमेंट जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्या, बायो सीएनजी उत्पादन का एक सह उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका उपयोग खाद्य संरक्षण और अग्निशामक यंत्रों के लिए किया जा सकता है। ये बात भी सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, उल्टा लिखा है कि कच्चे बायोगैस की तुलना में काफी कम नहीं होता है। बायो सीएनजी का जो कैलोरी मान है, ऊर्जा का स्वरूप है, वो ज्यादा है। तो ये गलत है, ये सही है, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा बी ऑप्शन में हमें सही बता रहा है। 96, साइट स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर फ्री ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे सामने यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, ये बाकी चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आवश्यक है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन साइंस में भी आपको मिलेगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रखना ध्यान में। यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत एक वित्तीय उपाय है जो मुख्य रूप से यूरोपीय बाजार में हाइड्रोजन के निर्यात पर केंद्रित है, जो गलत है। निर्यात हमें करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस साइट कार्यक्रम की बात हो रही है उसमें हम आत्मनिर्भरता पर पहले जाएंगे। आत्मनिर्भरता पर हम पहले जाएंगे, निर्यात हम करेंगे, यानी ये एक्सपोर्ट प्रमोशन के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये हमारे आत्मनिर्भरता पर बेस्ड है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, यह इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू निर्माण के लिए प्रोत्साहन तंत्र प्रदान करता है, यह बात सही है। इसके कार्यान्वयन मोड में से एक में 3 साल की अवधि में मांगी गई न्यूनतम प्रोत्साहन राशि के आधार पर प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया शामिल की गई, यह भी बात सही है। तो 2 कथन इसमें सही है, 1 कथन गलत है। इस हिसाब से दूसरा और तीसरा केवल सही और ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन। स्थाई के लिए पी फॉर परमानेंट, स्थाई कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक, प्रदूषक यानी पॉल्यूटेंट्स। तो
परमानेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की बात हो रही है। स्थायी ऑर्गेनिक प्रदूषकों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला, ये प्राकृतिक अपघटन का विरोध करते हैं और लंबी अवधि तक बने रहते हैं, बात सही है। ये केवल औद्योगिक गतिविधियों के निकटवर्ती क्षेत्रों को ही दूषित कर सकते हैं, गलत है। ये बहुत दूर तक सफर करने में सक्षम होंगे, जहां से उत्पादित होने उससे बहुत दूर तक हवा में ये, क्योंकि लंबे समय तक जब कोई पर्यावरण में चीज रहती है तो बहुत दूर तक विस्तार को प्राप्त हो सकती है। विशेषकर वायु प्रदूषण में तो ध्रुवों तक पहुंच सकती है, तो ये स्टेटमेंट गलत। ये ग्रॉस हॉपर प्रभाव के माध्यम से आर्कटिक जैसे क्षेत्रों की यात्रा करते हैं। ग्रॉस हॉपर इफेक्ट क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट स्थायी लंबे समय तक प्रदूषण में रहने वाला कोई प्रदूषक पैदा होता है वायुमंडल में, तो वो हवा के साथ साथ भ्रमण करता हुआ ध्रुवों पर चला जाता है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव पर, और फिर वहां जाकर के वो बर्फ में सेटल हो जाता है। फिर बाकी हिस्सों से प्रदूषणकारी पदार्थ उठते हैं, वहां सेटल होते जाते। बार बार ये प्रदूषणकारी पदार्थ के ध्रुवों पर सेटल होने की इस घटना को ही ग्रास हॉपर इफेक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब है कि तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि ग्रास हॉपर इफेक्ट के माध्यम से ये आर्कटिक जैसे ठंडे क्षेत्रों की यात्रा करते हैं, बात सही है। चौथा, इसमें कीटनाशक और दहन के खतरनाक उप उत्पाद शामिल है। हम जो कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं और जो कंबशन से, यानी कोई चीज जलाने से जब कोई चीज निकलती है तो उससे इस तरह के प्रदूषक पैदा होते हैं, ये बात भी सही है। हालांकि इसमें से एक दो चीजों को हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 2 गलत दिखाई देता है। बाकी जो 3 इसमें स्टेटमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं वो बाकी के 3 स्टेटमेंट सही हैं। इस दृष्टिकोण से अगर हम क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें तो पहला, तीसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है वो हमें सही दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। पहला, हाँ, इसमें पहला, तीसरा, चौथा सही दिखाई दे रहा है, बाकी केवल एक इसमें से गलत है, ठीक है ना। चलो सर, तो 2 कोई गलत, सॉरी 1, 2, 3 सही है, तो केवल 3 सही है, तो सी कर दो। बेसल कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में यहां से सवाल बनते हैं, ठीक, क्यों बनते हैं भी चर्चा करते हैं। बेसल कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह खतरनाक कचरे की आवाजाही के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रणाली स्थापित करता है, ये बात बिल्कुल सही है ना। ये बेसल कन्वेंशन की कार्य प्रणाली से संबंधित हमसे सवाल पूछने का ये प्रयास कर रहा है, तो पहली बात सही है। दूसरा, भारत ने 1992 में इस कन्वेंशन की पुष्टि की, उसी वर्ष जब यह विश्व स्तर पर लागू हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। 1989 में बेसल कन्वेंशन पर चर्चा शुरू हुई, 1992 तक आते आते विश्व ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया, भारत ने भी हस्ताक्षर कर दिया, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, यह विशेष रूप से सभी प्रकार के प्लास्टिक कचरे को संबोधित करने के लिए बनाया गया एकमात्र वैश्विक कानूनी बाध्यकारी साधन बना हुआ है। अब इसमें 2-3 विशेष रूप से सभी प्रकार के प्लास्टिक कचरे के लिए है, या ये एकमात्र वैश्विक कानूनी बाध्यकारी व्यवस्था के रूप में हमारे सामने है, इसे हमको समझना होगा, ठीक। ना तो ये एकमात्र कानूनी साधन है और ना ही केवल प्लास्टिक कचरे के लिए, दोनों ही बातें इसमें गलत है। और भी कई कानून हैं जो इस तरह की चीजों को रोकते हैं, और प्लास्टिक कचरों के अलावा अन्य प्रकार के खतरनाक कचरों के लिए भी बेसल कन्वेंशन है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इस दृष्टिकोण से 2 स्टेटमेंट सही है, तो केवल 2 स्टेटमेंट, पहला और दूसरा भी इसमें सही है, ठीक। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 99, हाल ही में फ्लोर वनस्पति और फौना प्राणी के साथ फुंगा शब्द का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। आपसे पूछा गया कि हाल में फ्लोर नाम का एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, और इसके संबंध में क्या एक्चुअल सवाल या स्टेटमेंट है, इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। कुछ मशरूम बीजाणु प्रसार स्पोर डिस्पर्सल के लिए रात के किरणों को आकर्षित करने हेतु जैव दीप्ति प्रदर्शित करते हैं, यह बात सही है। मायोकोरिजिल कवक यानी एक प्रकार का फंगस पौधों की जड़ों के साथ एक सहजीवी संबंध बनाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट के बदले फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाते हैं। जब जड़ों में रहने वाला फंगस फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है तो पौधे की जो उत्पादकता है वो बढ़ जाती है, और पौधा जो भोजन बनाता है उस कार्बोहाइड्रेट को फंगस इस्तेमाल करता है।
जब दो जीव एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे को लाभ देते हैं तो इसे हम सिम्बायोसिस लाइफ कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। इस एग्जाम्पल में बात सही है। लाइकेन एक प्रकार का ऐसे ही सहजीवी है। जो मिश्रित जीव है, कौन कौन से मिश्रित जीव है? इसमें एल्गी और फंगस का मिश्रण है, पिछले क्वेश्चन में ले चुका हूं। लाइकेन जो मिश्रित जीव है SO2 प्रदूषण के प्रति अति संवेदनशील होते हैं और जैव सूचक के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है, हम बायो इंडिकेटर्स वाले क्वेश्चन में से ले चुके हैं। इस तरह पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही हैं और सी इसका विकल्प बनता है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीसीज रिपोर्ट, अगेन इंपॉर्टेंट, इस साल का करंट अफेयर्स विषय। स्टेट ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीसीज रिपोर्ट 2026 के अंतिम अपडेट के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपके सामने दो स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2। आपको ये समझना है कि नए रिपोर्ट के आधार पर बने हुए ये स्टेटमेंट्स सही हैं या गलत हैं, और अगर हैं तो क्या इनकी व्याख्या हो रही है। कथन एक कहता है, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के तहत संरक्षित लगभग 50% प्रवासी प्रजातियां, यानी जो बाहर से आती हैं, वर्तमान में घटती जनसंख्या प्रवृत्ति दिखा रही हैं। ये बात सही है, चलो टिक मार देते हैं इसे। दूसरा, रिपोर्ट एविएशन इन्फ्लुएंजा H5N1 और आवास विखंडन को प्राथमिक कारकों के रूप में पहचानती है जो वर्तमान में प्रवासी पक्षियों और स्तनधारियों के लिए विलुप्त के जोखिम को बढ़ा रहे। बात सही है। ये जो एविएशन इन्फ्लुएंजा है, अक्सर जो माइग्रेटरी स्पीसीज हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनमें कुछ पक्षी हैं, कुछ स्तनधारी जीव हैं। इनमें एक वायरस है एवियन इन्फ्लुएंजा, अक्सर इनसे संक्रमित होने के कारण उनकी मौत हो रही, इसलिए उनकी जनसंख्या प्रवृत्ति की दर घट रही है। दूसरा, आवास का विखंडन हो रहा है। प्राकृतिक रूप से प्रदूषणकारी कारक तत्व हो, ग्लोबल वार्मिंग के तत्व हो, मानवीय हस्तक्षेप हो, इन जीवों के, माइग्रेटरी जीवों के जो प्राकृतिक आवास हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ये दो ऐसे प्रमुख कारण हैं जो माइग्रेटरी स्पीसीज की जनसंख्या विकास की दर को घटा करके उनको लगातार कम करते जा रहे हैं। तो कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है, और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या भी कर रहा है। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन ए सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, मैंने लास्ट वाला सेगमेंट थोड़ा फास्ट मोड में लिया है क्योंकि डिस्कशन का मैंने जब आवर एनालाइज किया तो मैंने महसूस किया कि बहुत लेंदी हो रहा था और एग्जाम के पहले थोड़ा समय कीमती है, तो धीरे धीरे इसको घटा करके अब हमने 4 घंटे में हिंदी के सारे पेपर्स और 4 घंटे में इंग्लिश के सारे पेपर्स करा के हो जाएगा वही 8 से 10 घंटे का, लेकिन 4 घंटे तो 2.5 से 4 घंटे का डिस्कशन हम रखेंगे। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसे हैं। आगे के क्वेश्चंस में जहां आसान प्रश्न होंगे, जहां बहुत विश्लेषणात्मक बातें नहीं हैं, तो वहां 2 से 2.5 घंटे में भी हम ये डिस्कशन कंप्लीट कराएंगे, जिससे कि क्वेश्चन आंसर पे बात हो। बाकी डिटेल व्याख्या मैंने दे दी है, वहां तो उसे आप सभी पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक, तो आज एनवायरमेंट इकोलॉजी का ये डिस्कशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डिस्कशन जो अगला टेस्ट हुआ है साइंस से रिलेटेड, उसका डिस्कशन भी यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, फिर उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और अपनी परीक्षा 2026 यूपीएससी की तैयारी के लिए कमर कस लें। अभी भी समय है। यदि ठीक से क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन और डिस्कशन के दौरान बताए गए नए दृष्टिकोणों पर आपने ध्यान दिया तो 5 से 10 क्वेश्चन आप अपने परीक्षा के उत्तर में बढ़ा सकते हैं। और ज़्यादातर विद्यार्थी बहुत मेहनत करने के बाद जो फेल हो रहे हैं वो 2 से 4 क्वेश्चंस की कमी के कारण फेल होते हैं। तो ये लास्ट टाइम की टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स का डिस्कशन जो आगे यूट्यूब पर अवेलेबल हो रहा है हमारा द्वारा, वो आपके बहुत काम आएगा। इन दोनों के प्रयास से आप इस बार की प्रारंभिक परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। तो प्रयास जारी रखें। संस्था आपके सहयोग के लिए लगातार प्रयासरत है। थैंक यू वेरी मच।